हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मूल्यांकन की नवीन विधियों के बारे में। गणित शिक्षण के अंतर्गत मूल्यांकन की नवीन विधियों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्तों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और कोरोना महामारी के इस महादौर में उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। हमारा आज का जो विषय है, टॉपिक है, चैप्टर का नाम है मूल्यांकन की नवीन विधियाँ। हम मूल्यांकन कौन कौन सी विधियों से कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए करे। मूल्यांकन का अर्थ देखो, मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। मूल्यांकन का अर्थ होता है कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कक्षा अध्यापक द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। देखो, हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो हमें ये तो पता चलता ही है कि बच्चे ने कितना सीखा है, क्या सीखा है। लेकिन बच्चे के सीखने के साथ साथ हमें ये पता चलता है कि शिक्षक के जो उद्देश्य हैं, शिक्षक जो चाहता है कि हमारा बच्चा ये सीखे, तो उसके उद्देश्य कहाँ तक उसने अपने उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है। यदि शिक्षक अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है तो हम बच्चे में कमी नहीं बता सकते। हम बताएंगे कि शिक्षक को अपनी शिक्षण विधियों को सुधारने की आवश्यकता है, नए कौशल अपनाने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों। अर्थात अध्यापक यह देखना चाहता है कि उसके विद्यार्थियों ने प्राप्त ज्ञान को किस सीमा तक समझ लिया है और उसकी रुचि और व्यवहार में कहाँ तक परिवर्तन हुआ है। हम बच्चे को कोई चीज़ समझाएंगे तो उसका क्या होगा, उसके व्यवहार में, उसके रुचियों में क्या होगा, परिवर्तन होगा। बच्चा उन चीज़ों को समझेगा क्या सही है और क्या गलत है, उसके अनुसार उसकी रुचि व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन होगा। उनकी गणित के प्रति अभिरुचि कितनी है, इसकी बुद्धि का स्तर क्या है, आदि आदि, यह सब मिलाकर ही मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण समझी जाती है। इस प्रकार शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें अध्यापक एक छात्र की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाता है। कोठारी आयोग ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। कोठारी आयोग ने बताया था कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार क्या होती है, विद्यालय परिसर में चलती रहती है तथा शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह शिक्षा के उद्देश्यों से पूर्ण रूप से संबंधित है। मूल्यांकन के द्वारा शैक्षिक उपलब्धि की भी जांच नहीं की जाती, बल्कि उसके सुधार में भी सहायता मिलती है। मूल्यांकन से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं, कई सारे शिक्षा शास्त्री हुए थे, कई सारे फिलोसोफियर थे जिन्होंने अपने विचार रखे मूल्यांकन के बारे में। उनको देख लेते हैं। उनमें से एक थे क्विलेन व हन्ना के मतानुसार विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तनों के संबंध में प्रमाणों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। एक थे डांडेकर, जिन्होंने बताया था कि मूल्यांकन एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। अब मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ। डांडेकर का आप नाम रखना क्रमबद्ध से, और क्विलेन व हन्ना का नाम आप रखना प्रमाणों के संकलन से। ठीक है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देख लेते हैं गणित शिक्षण में मूल्यांकन के उद्देश्य। अब गणित शिक्षण में जब हम मूल्यांकन करेंगे तो मूल्यांकन करने से पहले शिक्षक के उद्देश्य क्या होंगे वो देख लेते हैं। कि पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना। हम मूल्यांकन करेंगे और बच्चों ने कहाँ गलतियाँ की हैं, किस प्रकार से गलतियाँ करी हैं, तो उसमें क्या करेंगे, हम पाठ्यक्रम में क्या करेंगे, संशोधन करेंगे और शिक्षण विधियों में परिवर्तन करेंगे। परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, निर्देशन एवं परामर्श हेतु उचित अवसर प्रदान करना, अध्यापकों की कार्यकुशलता एवं सफलता का मापन करना, बालकों के व्यवहार एवं ज्ञान संबंधी परिवर्तनों की जांच करना, और हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें बालकों की दुर्बलताओं और योग्यताओं की जानकारी प्रदान करने में सहायता प्रदान करना। इसमें कुछ और पॉइंट और हैं। नवीनतम एवं प्रभावी शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों की खोज करना। मैंने आपको इस पॉइंट के बारे में पहले चर्चा कर चुका हूँ कि प्रभावी शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों की खोज करना।
जब बच्चे को हम किसी मेथड से समझा रहे हैं और बच्चा उस मेथड से पूरा अचीव नहीं कर पा रहा है या पूरा नहीं समझ पा रहा है, तो शिक्षक को अपनी शिक्षण विधियों पर विचार करने की आवश्यकता है और ऐसे प्रभावी शिक्षण विधि खोजने की आवश्यकता है जो बच्चे के कॉन्सेप्ट को एकदम क्या कर दे, क्लियर कर दे, बच्चे के कॉन्सेप्ट को एकदम समझा दे। ठीक है दोस्तों, अनुदेशन की प्रभावशीलता का पता लगाना, प्रचलित शिक्षण विधियों तथा पाठ्य पुस्तकों की जांच करके उन्हें अपेक्षित सुधार करना। यदि किसी पाठ्य पुस्तक में किसी विषय वस्तु में कहीं कोई कमी है तो उस विषय वस्तु की कमी को क्या करना, पूरी करना। मूल्यांकन की आधारभूत मान्यताएं। मूल्यांकन की कुछ मान्यताएं हैं, वो इस प्रकार से बता देता हूँ कि शैक्षिक उपलब्धि का एक अस्तित्व है और यह एक बहुविमीय स्वरूप होता है। कैसा होता है, मल्टी डायमेंशनल एंट्री होती है। ठीक है, शैक्षिक उपलब्धि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो व्यक्ति में होती है या नहीं होती है, या एक अविरल, ठीक है, और विभिन्न कोटि में धारण की जा सकती है। ये क्या होती हैं, शैक्षिक उपलब्धि की कुछ मान्यताएं हैं, वो हैं। अब बात करेंगे मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान। अब देखो, मूल्यांकन हम जब कम करेंगे तो उसके कुछ सोपान होते हैं, वो क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला सोपान होता है कि शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण एवं प्रवासीकरण। जब हम किसी बच्चे का मूल्यांकन लेते हैं तो क्या होता है, हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं कि हम बच्चे का मूल्यांकन क्यों ले रहे हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, शिक्षण विधियों के बारे में पता चलेगा, कोई कमियां हैं तो उसके बारे में डायग्नोस्ट करेंगे, डायग्नोस्ट करने के बाद में क्या करेंगे, रिमेडियल करेंगे, तो उसके बारे में पता करना, क्योंकि रिमेडियल करने के लिए डायग्नोस्ट होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, और डायग्नोस्ट करने के लिए हमें एक मूल्यांकन की प्रक्रिया का पता होना बहुत आवश्यक है। और मूल्यांकन किस तरह का होना चाहिए, सतत मूल्यांकन होना चाहिए, वो सबसे प्रभावशाली होता है। ठीक है, तो शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण एवं प्रवासीकरण करेंगे। उसके बाद में अधिगम अनुभव की योजना। अब हम क्या करेंगे, योजना बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे। ठीक है, ओके, कौन कौन सी विषय वस्तु हमें इसके अंतर्गत रखनी है, मूल्यांकन के अंतर्गत रखनी है। वैसे तो क्या होता है, जो टॉपिक पढ़ा दिए जाते हैं क्लास कक्षा में उनके बारे में पहले से बच्चों को अवगत करा दिया जाता है, बच्चे अच्छे से तैयारी करके आते हैं। ठीक है, तो अधिगम अनुभव की योजना तैयार करना, प्लानिंग करेंगे। और तीसरा हो जाएगा व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। ठीक है दोस्तों, तीसरा लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। अब देखिए, मूल्यांकन की दृष्टि से अच्छी परीक्षाओं के गुण। कोई हम मूल्यांकन करने जा रहे हैं, बच्चों का टेस्ट लेने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें कुछ गुण होने चाहिए, विशिष्ट गुण होने चाहिए। तो किस प्रकार, कौन सी, विश्वसनीयता। देखो, विश्वसनीयता का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है किसी मूल्यांकन को प्रभावी बनाने के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, विश्वसनीयता का मतलब क्या हो गया कि यदि कोई टेस्ट मैंने एक टीचर से चेक करवा लिया, ठीक है, और दूसरे टीचर से भी चेक करवा लिया, तो उसका स्कोरिंग में और इसके स्कोरिंग में कोई डिफरेंस ना हो, या हम ऐसे कह सकते हैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आधे एक नंबर का, जैसे 100 नंबर का ले रहे हैं तो आधे एक नंबर का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। एक तो हम विश्वसनीयता को इस तरह से ले सकते हैं। और एक विश्वसनीय होता है, जैसे आपने सीटेट का पेपर दिया होगा, सभी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो अमूमन सी बात है कि सीटेट का पेपर दे रहे होंगे, तो आपने देखा होगा सीटेट का जो पेपर का जो पैटर्न होता है, जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं सबका पैटर्न एक जैसा होता है। तो क्यों होता है, क्यों वो पेपर में क्या करते हैं, विश्वसनीय बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें थ्योरी इसको भी देख लेते हैं। किसी परीक्षा के परिणाम समान परिस्थितियों में एक समान बने रहते हैं और उस परीक्षा को विश्वसनीय माना जाता है। ठीक है, मैंने अभी आपको सीटेट का जो एग्जाम्पल दिया है उससे संबंधित दोनों लाइन आ गई हैं। इस प्रकार किसी परीक्षा की विश्वसनीयता परीक्षा में न्यायादर्श की मात्रा तथा अंकों की वस्तुनिष्ठता पर भी निर्भर करती है। इसी प्रकार कोई प्रश्न तभी विश्वसनीय कहा जाएगा जब उसके उत्तर विद्यार्थी की सही उपलब्धि अथवा स्तर का ज्ञान कराएं, अर्थात परिणामी अंक त्रुटियों में संभावना से क्या हो, मुक्त हो। त्रुटियों की संभावना प्राय निर्देशों की अस्पष्टता के कारण होती है। यह दो स्तरों पर हो सकता है, प्रथम जब विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर दे रहा है तब, और दूसरा जब परीक्षक क्या करता है, उत्तर का मूल्यांकन कर रहा है तब। वैधता, देखो दोस्तों, वैधता का मतलब क्या होता है, वैलिडिटी का मतलब होता है हम जिन गुणों के बारे में पता करना चाह रहे हैं मूल्यांकन के द्वारा, यदि हम उन गुणों को प्राप्त कर पाते हैं, उनके बारे में पता कर पाते हैं,
तो ये हमारा जो परीक्षण होता है, हमारा जो मूल्यांकन होता है, वो क्या होता है, वैध होता है। यदि हम जिन गुणों के बारे में पता करना चाहते हैं उन गुणों को पता नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो मूल्यांकन है, परीक्षण वैध नहीं माना जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तीसरा है वस्तुनिष्ठता। दोस्तों, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। वस्तुनिष्ठता का मतलब ये होता है, किसी बच्चे को मैंने को पेपर दे दिया, मूल्यांकन पेपर दे दिया, बच्चे ने पेपर करके टीचर को दे दिया, और टीचर जब उसको चेक कर रहा है तो टीचर के विचारों पर उस परीक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। टीचर के विचारों का उस परीक्षण पर, उस मूल्यांकन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार का जो परीक्षण होता है वस्तुनिष्ठता कहलाता है। आपको देखा होगा, यदि बच्चों को 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, उसमें कोई एक क्वेश्चन सही होता है, चारों में से एक ऑप्शन सही होता है, तो एक ऑप्शन सही होता है तो बच्चे ने यदि सही किया तो टीचर सही करेगा, गलत किया तो गलत करेगा। यानी टीचर के विचारों का इस मूल्यांकन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वाले गुण को हम क्या कहेंगे, वस्तुनिष्ठता का वाला गुण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तुम्हारा वस्तुनिष्ठता हो गया। विभेदीकरण, हमेशा मूल्यांकन विभेदीकरण वाला होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन वाला होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि विभेदीकरण का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। मूल्यांकन इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें प्रतिभाशाली छात्र अलग हो जाएं और मध्यम वर्ग वाले जो सामान्य छात्र होते हैं वो अलग हो जाएं, और जो थोड़े से कमज़ोर हैं बच्चे वो अलग हो जाएं। तो ऐसा परीक्षण, ऐसा मूल्यांकन आपका विभेदीकरण वाला मूल्यांकन कहलाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बच्चों में क्या होना चाहिए, पता चल जाना चाहिए कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा बच्चा अच्छा नहीं है। तो ये सारा पता करने वाला जो गुण होता है वो आपका क्या कहलाता है, विभेदीकरण कहलाता है। कठिनाई स्तर, एक सेकेंड। अब बात आती है कठिनाई स्तर की। हम किसी मूल्यांकन के बारे में या किसी स्पेशल प्रश्न के बारे में कठिनाई स्तर कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो कठिनाई स्तर, आप जैसे मैं आपका ऑनलाइन पेपर कंडक्ट कराता हूं, और ऑनलाइन पेपर के अंतर्गत कई सारे क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब 1-2 बच्चे ही दे पाते हैं। यानी फिर इस हिसाब से मूल्यांकन में उस प्रश्न को कैसा माना जाता है, थोड़ा कठिन माना जाता है। ठीक है, उसका कठिनाई का स्तर अच्छा माना जाता है। तो मूल्यांकन का कठिनाई स्तर पता करने के लिए फॉर्मूला है कि D = x/a × 100। यहाँ पर x क्या होता है, प्रश्न में उस वर्ग द्वारा प्राप्त अंकों का मध्यमान। यानी 10 बच्चों में से 10 बच्चों ने मूल्यांकन किया है, 10 में से कितने बच्चों ने वो सही किया है, तो उसका औसत निकालेंगे हम। ठीक है, और एक क्या हो गया, निर्धारित पूर्णांक। एक का मतलब क्या होगा, टोटल पूर्णांक कितना है। बहुत सारा जैसे हम अक्सर क्या कराते हैं, 15 का या 20 का कराते हैं, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। और उसमें क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न का कठिनाई स्तर निकल के आ जाता है। ठीक है दोस्तों, व्यापकता। देखो, मूल्यांकन की व्यापकता का मतलब ये होता है, एक सेकेंड। देखो, व्यापकता का मतलब ये होता है मैं मूल्यांकन यहाँ पर कराऊँ। ठीक है, गणित की बात चल रही है, क्योंकि गणित विषय बहुत बड़ी व्यापकता का जो गुण होता है सबसे ज़्यादा गणित विषय में ही पाया जाता है। ठीक है, कोई फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य विधि वाला फॉर्मूला है, तो श्रीधराचार्य विधि वाला फॉर्मूला, मैं राजस्थान में बैठा हूँ, धौलपुर में बैठा हूँ, तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, दिल्ली में भी वही फॉर्मूला काम करेगा, MP में भी वही फॉर्मूला काम करेगा। यदि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें वही फॉर्मूला वहाँ काम करेगा, अमेरिका की बात करें वही फॉर्मूला वहाँ काम करेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा व्यापकता का जो गुण पाया जाता है गणित विषय में, वो किसका पाया जाता है, गणित विषय का पाया जाता है ना। यानी गणित विषय की व्यापकता सर्वाधिक होती है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, और जैसे हम बात करें इतिहास की बात करें, क्या सभी जगहों का इतिहास एक जैसा होता है, नहीं होता। ठीक है, हम बात करें भूगोल की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, क्या सब जगह की ज्योग्राफी एक जैसी होती है, नहीं होती। तो उन विषयों में व्यापकता का गुण क्या पाया जाता है, थोड़ा सा कम पाया जाता है। सर्वाधिक व्यापकता का बड़ा गुण पाया जाता है आपका गणित विषय में। ठीक है दोस्तों, सहजता, यूजेबिलिटी। अब देख लेते हैं, वह परीक्षण जो निर्माण करने, छात्रों द्वारा उसका उत्तर देने एवं अंकदान करने, तीनों पक्षों की दृष्टि से सरल हो, एक अच्छा परीक्षण कहलाता है। अर्थात वह परीक्षण जिसके निर्माण में कठिनाई न हो, छात्रों को भी उसके उत्तर देने में सहजता हो, तथा अंकन की प्रक्रिया में भी किसी प्रकार की जटिलता न हो, सहजता का गुण पाया जाता है। कुल मिला के यह है, मूल्यांकन में इस प्रकार से प्रश्न रखने चाहिए कि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए।
ठीक है। तो ये वाला जो प्रॉपर्टी होती है वो सहायता वाली प्रॉपर्टी होती है, तो मूल्यांकन में होना अत्यावश्यक है। अब मूल्यांकन की नवीन विधियां के बारे में बात करेंगे। ये बार बार ऊपर हो जाता है हाथ से, इसके लिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अभी यहाँ तक अपन कर चुके हैं। अब बात करेंगे मूल्यांकन की नवीन विधियाँ। दोस्तों, मूल्यांकन की नवीन विधियों में आपने देखा होगा लिखित परीक्षाएं हैं, है ना। लिखित परीक्षा में क्या होता है, हमें निबंधात्मक प्रश्न मिल जाते हैं, या वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाते हैं, और या फिर वन लाइनर वाले प्रश्न मिल जाते हैं। ठीक है, उनको क्या करते हैं, हम लिख के पता कर देते हैं। बच्चों लिख कर क्या करते हैं, बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है ये नवीन पद्धतियाँ हैं अपनी। और दूसरा है आपका मौखिक परीक्षाएं। बच्चों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए, बच्चे जवाब देंगे। और इसके अलावा इसके अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता है, विचार विमर्श एवं नाट्य प्रदर्शन आदि ये क्या होते हैं, मौखिक परीक्षाओं के अंतर्गत ही आते हैं, ओरल एग्जामिनेशन के अंतर्गत ही आते हैं। तीसरा है प्रयोगात्मक परीक्षाएं। ठीक है, अपन प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं और गणित विषय की बात कर रहे हैं चूँकि, तो ज्यामिति त्रिकोणमिति आदि विषयों में अनेक उप विषय होते हैं जिनमें हम प्रयोगात्मक कार्य तथा परीक्षण एवं संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण कराया जा सकता है। क्षेत्रफल, ऊंचाई व दूरी आदि उप विषयों में प्रयोगात्मक कार्य बहुत उपयोगी होता है और सरल भी होता है। ठीक है, निरीक्षण ऑब्जर्वेशन, ये मूल्यांकन का सबसे अच्छा मूल्यांकन माना जाता है। निरीक्षण, अगर बच्चों का सतत निरीक्षण किया जाए तो हम बच्चे के बारे में सब कुछ पता कर सके हैं और बच्चे को हमें किस प्रकार से दिशा निर्देश देने हैं। ठीक है, बच्चा किस साइड में जाना चाहता है उस दिशा में उसको हम भेज सकते हैं निरीक्षण के द्वारा। ठीक है दोस्तों, निरीक्षण से होता क्या है, निरीक्षण से हम कैसे क्या पता चलता है, तो निरीक्षण से हमें बच्चे के आत्मविश्वास के बारे में पता चलता है, क्या सोचता है उसके बारे में पता चलता है, उसमें धैर्य कितना है, विवेक कितना है उसके बारे में पता चलता है, कि किस प्रकार की इमेजिनेशन करता है उसके बारे में पता चलता है, और किस प्रकार से किसी टॉपिक पर अपने तर्क रखता है उस प्रकार की पता चलता है। और जब उसको कोई समस्या दी जाती है तो अपनी सूझ का प्रयोग किस प्रकार से कर पाता है, और भावात्मक विकास उसका किस प्रकार से है, इस प्रकार का मूल्यांकन किया जा सकता है किसमें, ऑब्जर्वेशन मेथड में। ठीक है दोस्तों, पांचवा है प्रश्नावली। प्रश्नावली विधि में क्या होता है कि यह अध्यापक समय की कमी के कारण निरीक्षण तथा साक्षात्कार प्रणाली का प्रयोग नहीं कर पाता है तो वह प्रश्नावली विधि का प्रयोग करता है। इसमें विद्यार्थियों को छपे हुए प्रश्नों को एक सूची दे दी जाती है जिन पर वो अपने उत्तर लिखकर अध्यापक को वापस कर देता है। इस प्रविधि द्वारा विद्यार्थियों की गणित में रुचि, दृष्टिकोण, अनुभूति, व्यक्तित्व गुण तथा अन्य व्यावहारिक परिवर्तनों का मूल्यांकन हो सकता है। आप प्रश्नावली से संबंधित आप लिखित परीक्षा से समझ सकते हैं। ठीक है, एक होता है चेकलिस्ट। अच्छा मेथड माना जाता है चेकलिस्ट को। दोस्तों, इसमें क्या होता है, बच्चों को कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, बच्चों को सिर्फ हाँ या ना या सही या गलत के बस टिक करना होता है। ये तुम्हारा चेकलिस्ट में होता है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं सातवां है अभिलेख। देखो, अभिलेख रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, अभिलेख का मतलब होता है जैसे हम किसी विद्यालय की बात करें और विद्यालय में जो पुराने रिकॉर्ड होते हैं तो उनको अभिलेख कहा जाता है। उनको सुरक्षित रूप से रखा जाता है, कभी भी रिकॉर्ड खंगाला जा सकता है, कभी भी देखा जा सकता है। प्रत्येक स्कूल अपने बच्चों का रिकॉर्ड रखता है कि किस बच्चे ने कौन सी साल में कौन टॉपर था। ठीक है, किसी बच्चे ने कितना परसेंटेज आया, ये सारा कुछ होता है वो अभिलेख के अंतर्गत आता है। तो इसको हम क्या करेंगे, सभी स्कूल वाले क्या करते हैं, इसको सुरक्षित रखते हैं। विद्यार्थियों की गणित की पुस्तिका, अभिलेख संचिका इत्यादि की जो रिकॉर्ड रखने का जो रजिस्टर होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको अभिलेख संचिका कहते हैं। ठीक है, कम्युलेटिव रिकॉर्ड कहते हैं। इनकी रुचि, दृष्टिकोण इत्यादि, अनुभूति इत्यादि का मूल्यांकन किया जा सकता है। कक्षा में तथा घर पर किए गए कार्य की पुस्तकों का भी अभिलेख अंग माना जा सकता है। आपका जो रजिस्टर होता है, अटेंडेंस रजिस्टर होता है, वो भी आपका अभिलेख की श्रेणी में ही आता है। और मैं आपको बता दूँ, अटेंडेंस का जो रजिस्टर होता है प्रत्येक विद्यालय में लगभग 4 से 6 साल तक सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाद में डिपार्टमेंट से परमिशन लेके कहीं ना कहीं इसको सबमिट कराना होता है। ठीक है, इसको ऐसा नहीं है कि रद्दी बेच दिया जाए। ये सारे अभिलेख सभी रखने पड़ते हैं, कौन सा रिकॉर्ड कब काम आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे शिक्षण क्षमता का विकास। और शिक्षण क्षमता के विकास के अंतर्गत हम बात करेंगे निदानात्मक शिक्षण के बारे में। दोस्तों, निदानात्मक शिक्षण क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंतर्गत क्या करते हैं, बच्चों की कमियों को पता करते हैं
कि बच्चे ने कहाँ गलतियाँ करी हैं, किस प्रकार की गलतियाँ की हैं और क्यों की हैं, यानी उसकी कमजोरियों को पता लगाने का प्रयास किया जाता है निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, ये तुम्हारा निदानात्मक परीक्षण हो गया। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, बच्चे की विषय वस्तु में कहाँ कमियाँ हैं, किस प्रकार की कमियाँ हैं, किस कारण कमियाँ हैं। कुल मिला के ये है, बच्चों की गणित संबंधी जो भी कमजोरियां हैं उनको पता करने का प्रयास किया जाता है निदानात्मक परीक्षण में। और इन कमियों को सही करने के लिए एक अतिरिक्त कक्षा लगाई जाती है। ठीक है, उनको हम बोलते हैं रेमेडियल क्लास, उपचारात्मक क्लासेज। ठीक है, और उसके अंतर्गत जो शिक्षण कराया जाता है हम उसको क्या बोलते हैं, उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं। ये तुम्हारा निदानात्मक शिक्षण, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, उस परिभाषाओं को देख लेते हैं। गुड ने कहा था कि हृदयगम संबंधी कठिनाइयां और उसके कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना, ठीक है, क्या कहलाता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाता है। योकस एवं सिम्पसन ने कहा था कि निदान किसी कठिनाई का उसके चिन्हों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला का कार्य है। यह तथ्यों के परीक्षण पर आधारित कठिनाई का स्पष्टीकरण है। दोस्तों, निदानात्मक को आप ये मत समझ लेना उसकी कमियों को खत्म कर देना, निदान कर देना, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत कर बैठोगे। निदान को आप लेना है कि बच्चों की कमजोरियों का पता लगाना, किस प्रकार की कहाँ कैसे गलती कर रहा है उसके बारे में क्या करना, पता लगाना, वो तुम्हारा निदान के अंतर्गत आता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंतर्गत आता है। वही मार्शेल ने कहा था कि जिस शिक्षण में बालकों की विशिष्ट त्रुटियों का निदान करने का विशेष प्रयास किया जाता हो उसको बहुधा निदानात्मक शिक्षण या शैक्षिक निदान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, निदान शिक्षण के अंतर्गत तुम्हारा ये आ गया। इसके कुछ उद्देश्य हैं, उद्देश्य वही होंगे जिसको मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से देख लेते हैं कि गणित विषय की अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया के अवरुद्ध तत्वों को ढूंढना एवं उपचार शिक्षण की क्या करना, व्यवस्था करना। आपको मैं बता देता हूँ, निदानात्मक जो परीक्षण होता है वो उपचारात्मक परीक्षण से पहले वाली प्रक्रिया होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपचारात्मक परीक्षण से पहली प्रक्रिया कौन सी होती है, वो तो डायग्नोस्टिक वाली होती है, निदानात्मक परीक्षण वाली होती है। कई बार पूछा जाता है कि निदानात्मक परीक्षण के बाद में क्या किया जाता है, तो उपचारात्मक क्लासेस चलाई जाती हैं, उपचारात्मक कक्षाएं चलाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा दे रहा है गणित संबंधी विशिष्टताओं एवं कमजोरियों का पता लगाना, गणित के पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना तथा बाल केंद्रित बनाना। ठीक है, अब हमारा उपचारात्मक कंप्लीट हो चुका है, डायग्नोस्टिक टेस्ट वाला, निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक शिक्षण वाला कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे अपन उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कमियाँ बच्चे में थीं किस वजह से थीं, तो उन सारों कमियों को ख़त्म करना ही क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान रखना ये एक मनोवैज्ञानिक विधि नहीं होती है। कमजोर तथा शिक्षण में पिछड़े छात्रों के निदानात्मक मूल्यांकन के पश्चात उसकी कमजोरी के क्षेत्र में सुधार के लिए उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग का उपयोग किया जाता है। वहीं ब्लेयर एंड जॉन्स ने कहा है कि उपचारात्मक शिक्षण मूलतः एक उत्तम शिक्षण विधि है जो छात्रों को अपने मानसिक स्तर के अनुरूप प्रगति करने का क्या देती है, अवसर प्रदान करती है। यह उसी प्रेरणा के आंतरिक विधियों के द्वारा उसकी क्षमता के अनुसार उच्च मानदंड तक पहुंचाती है। यह कठिनाइयों के सतर्कतापूर्ण निदान पर आधारित तथा छात्रों की आवश्यकताएं और रुचियों के अनुकूल होती है। निदानात्मक मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि विश्लेषण और विवेचन के कार्यों के अतिरिक्त उसके कार्य प्रदान पृथक करना कठिन होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं उपचारात्मक शिक्षण के कुछ सिद्धांत हैं कि अध्यापक एवं छात्र में निकट संबंध स्थापित करना, उपचार की संपूर्ण व्यवस्था की योजना स्पष्ट रूप से बना लेनी चाहिए एवं उसके कार्यान्वयन में सावधानी से काम लिया जाए। अध्यापक अपने अनुभवों के आधार पर विस्तृत दृष्टिकोण बनाए। उपचारात्मक शिक्षण का प्रत्येक पहलू बालकों की आयु, रुचि, योग्यता एवं अनुभवों के अनुकूल हो। उपचारात्मक शिक्षण के दौरान बालकों की रुचि को बनाए रखने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन देते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अपन, लास्ट टॉपिक है
सूक्ष्म शिक्षण या पुनः शिक्षण। दोस्तों, आप सूक्ष्म शिक्षण के बारे में अच्छे से जानते होंगे। जब आपने बीएड किया होगा या एसटीसी किया होगा, तो एसटीसी करने के दौरान आपसे सूक्ष्म शिक्षण कराया गया होगा, माइक्रो टीचिंग कराई गई होगी। मैं आपको बता देता हूँ, माइक्रो टीचिंग जो होती है 5 से 7 मिनट की होती है, जिसमें क्या होता है, किसी विषय से मोटे मोटे जो पहलू होते हैं, है ना, मोटे मोटे जो स्पेशल पहलू होते हैं, उनको क्या किया जाता है, बच्चों को बताया जाता है। उससे पहले क्या किया जाता है, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछ के क्या क्या किया जाता है, टॉपिक निकाला जाता है। और टॉपिक निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं उस टॉपिक के बारे में, कुछ विशिष्ट पहलुओं को रखते हैं। और हमें इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है समय का, कि हमें वो टॉपिक जो है 5 से 7 मिनट के अंतर्गत कंप्लीट किया जाना चाहिए। तो ये सारा आपका सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत होता है, जिसको हम पुनः शिक्षण भी बोलते हैं। आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा, और आपको अपने वो वाले दिन भी याद आ गए होंगे जो आपने बीएड में या एसटीसी में बिताए होंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम एक बार से इस थ्योरी को देख लेते हैं। शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए अपनाई जाने वाली प्रविधियों में से शिक्षण सूक्ष्म या पुनः शिक्षण भी है। यह एक प्रशिक्षण प्रणाली है जिसका प्रयोग अध्यापकों को कक्षा अध्यापन प्रक्रिया की शिक्षा देने हेतु किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग वास्तविक शिक्षण है, परंतु इस प्रणाली में साधारण कक्षा अध्यापन की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। दोस्तों, इसी बीच में आपको बता दूं, इसमें स्टूडेंट्स की संख्या भी कम होती है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट संख्या लगभग 10 से 12 रखी जाती है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है आपको। तथा एक समय में किसी भी एक विशेष कार्य एवं कौशल के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। इसमें प्रतिपुष्टि द्वारा अभ्यास को नियंत्रित किया जा सकता है। वहीं डी एलन एक साइकोलॉजिस्ट मान सकते हैं, ठीक है, शिक्षा शास्त्री हुए थे। उन्होंने सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताया था कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना होता है। क्या होता है, समस्त शिक्षण को लघु क्रिया में बांटना होता है। इसमें क्या होता है, इसमें खंड खंड रूप में बच्चों को समझाया जाता है। ठीक है, खंड खंड रूप में बच्चों को समझाया जाता है, तो बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, इसलिए सूक्ष्म शिक्षण को प्रभावशाली भी माना जाता है, लेकिन इसमें कुछ दोष भी हैं, जैसे समय वाला, बच्चों की स्ट्रेंथ वाला, ये सारे इसके अंतर्गत कमियां हैं। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की प्रयोगात्मक विधि है। सूक्ष्म शिक्षण कम समय में अधिक लाभ पहुंचाने की विधि है। इसमें अध्ययन की एक इकाई और एक कौशल का प्रयोग कर प्रशिक्षणार्थी थोड़ी अवधि तक विद्यार्थियों के एक छोटे समूह को पढ़ाता है। जब प्रशिक्षणार्थी पढ़ा लेता है, तब प्रतिपुष्टि परिवीक्षण द्वारा प्रदान की जाती है। इस आधार पर पाठ में संशोधन कर पुनः पाठ योजना तैयार की जाती है। दोस्तों, इसमें एक शब्द आया था, जब प्रशिक्षणार्थी पढ़ा लेता है। मैं आपको बता देता हूँ, माइक्रो टीचिंग स्पेशल प्रशिक्षण देने के लिए ही प्रदान की जाती है। जो माइक्रो टीचिंग में अच्छे से अपना 100% दे पाता है, वो क्लास में भी बेहतर कर पाता है, इतना माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके कुछ चक्र हैं सूक्ष्म शिक्षण के। इसमें क्या होता है, पाठ नियोजन किया जाता है। पहले पाठ को चूज किया जाता है, ठीक है, और पाठ को चूज करने के बाद में बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित करके पाठ का नियोजन किया जाता है, प्लानिंग की जाती है। उसके बाद में क्या किया, शिक्षण किया जाता है, और शिक्षण कराने के बाद में बच्चों से पृष्ठ पोषण किया लिया जाता है। बच्चों ने कितना सीखा है, क्या नहीं सीखा है। ठीक है, उसके बाद में बच्चों की कुछ कमियां रही जाती हैं, उन कमियों को पूरा करने के लिए पुनः पाठ नियोजन किया जाता है। जो कमियां हैं, उन बच्चों को जो प्लानिंग करके उन बच्चों की कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, उसके लिए पुनः शिक्षण किया जाता है, दोबारा से पढ़ाया जाता है। और दोबारा से पढ़ाने के बाद में क्या होता है, पुनः पृष्ठ पोषण किया जाता है, बच्चों से पुनः फीडबैक लिया जाता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। ये तुम्हारा इसके अंतर्गत आता है, सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत। जिस चक्र को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षा चक्र भी कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं, यह वास्तविक अध्यापन है। इसमें एक समय में एक ही कौशल के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना, मैं बताना भूल गया था, मेरे दिमाग से निकल गया था कि सूक्ष्म शिक्षण में सिर्फ और सिर्फ एक ही कौशल के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। ध्यान रखना इस बात का
कि सूक्ष्म शिक्षण में सिर्फ और सिर्फ एक कौशल के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है, अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जाता है, ठीक है, और पृष्ठपोषण के प्रभाव की परिधि विकसित होती है। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सभी दोस्त आराम से तसल्ली से इस टॉपिक का अध्ययन करें। और दोस्तों एक बार मैं फिर आपसे बोलता हूँ, जिन दोस्तों ने यदि मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।